प्रश्न 20। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके विविध कारक हैं। आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अथवा कार्यपालिका के विविध कार्य क्या क्या हैं। कार्यपालिका की शक्तियों में अभिवृद्धि के कारणों का परीक्षण कीजिए। अथवा कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। 12:05 PM मनु, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति उत्तर प्रस्तावना सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र कार्यपालिका रूपी धुरी के चारों ओर घूमता है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून द्वारा अभिव्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी तथा अभिकरण एजेंसीज आ जाते हैं जिनका कार्य कानून के रूप में निर्धारित एवं व्यक्त लोक इच्छा को लागू करना है। इस अर्थ में राज्याध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रशासकीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी आदि सभी आ जाते हैं। किंतु राजनीतिशास्त्र में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत वे ही व्यक्ति सम्मिलित हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और विधियों को क्रियान्वित करते हैं। इस अर्थ में राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष तथा उनकी मंत्रिपरिषद आदि ही कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। भारत में राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रिमंडल को, ग्रेट ब्रिटेन में राजा तथा उसके मंत्रिमंडल को तथा अमेरिका में राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रिमंडल को हम कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के नाम से पुकारते हैं। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार। कार्यपालिका के विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित हैं। 1. राजनीतिक एवं स्थायी कार्यपालिका, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। एग्जीक्यूटिव्स, निर्वाचित कार्यपालिका के सदस्य जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसदीय सचिव आते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की श्रेणी में आते हैं। इनके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं, साक्षात्कार आदि के द्वारा एक निश्चित आयु तक कार्य करने हेतु चुने जाने वाले अधिकारी स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव की श्रेणी में आते हैं। विभागीय सचिव, जिलाधीश इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। 2. नामात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। ये भेद संसदीय प्रणाली में किया जाता है, अध्यक्षात्मक में नहीं। नामात्र की कार्यपालिका वह है जिसके नाम पर शासन के संपूर्ण कार्य होते हैं, जिसके नाम पर शक्ति की ध्वजा बंधी होती है, किंतु शासन की वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं होती। भारत का राष्ट्रपति तथा ब्रिटेन का सम्राट इस श्रेणी में आते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। शासन की सारी शक्तियों का प्रयोग इसी के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति और उसके कैबिनेट के सचिव वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। 3. एकल एवं बहुल कार्यपालिका, सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव्स। इस अंतर का आधार शासन शक्ति धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। यदि समस्त शक्ति अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति में निहित है तो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। बहुल कार्यपालिका वह है जिसमें शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न होकर कुछ व्यक्तियों की एक समिति में रहती है। बहुल कार्यपालिका का स्पष्ट उदाहरण स्विट्जरलैंड कार्यपालिका है जिसे संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल कहते हैं। वहां कार्यपालिका शक्ति 7 व्यक्तियों के एक मंत्रिमंडल को प्राप्त होती है। 7 का पद समान होता है। भारत या ब्रिटेन की तरह वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक प्रणाली में होती है जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका होता है। 4. वंशानुगत एवं निर्वाचित कार्यपालिका, हेरेडिटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, जहां राजा राज्य का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है। उस पद्धति को वंशानुक्रम कार्यपालिका कहा जाता है। ब्रिटेन, नेपाल, सऊदी अरब आदि में वंशानुगत कार्यपालिका है, जहां राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। भारत, इटली, फ्रांस, अमेरिका आदि में इसी प्रकार की कार्यपालिका है। 5. उत्तरदायी, संसदीय और अनुत्तरदायी अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव्स। कार्यपालिकाओं में इस आधार पर भी भेद किया जा सकता है कि कौन सी कार्यपालिका उत्तरदायी है अथवा कौन सी अनुत्तरदायी है। उत्तरदायी कार्यपालिका वह होती है जो संसदीय आधार पर गठित होती है तथा संसद के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होती है, जैसे भारत, ब्रिटेन, जापान आदि। अध्यक्षीय व्यवस्था में राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। उसकी अपनी सत्ता होती है। वह सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। वह संसद में खड़े होकर उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं होता, अतः उसे अनुत्तरदायी व्यवस्था कहते हैं।
6. लोकतांत्रिक और तानाशाही कार्यपालिका। कार्यपालिका का एक प्रकार यह भी देखने को मिलता है कि जिस कार्यपालिका का चुनाव जनता द्वारा होता है तथा वह ही उसे हटा भी सकती है, वह लोकतांत्रिक कार्यपालिका कहलाती है, जैसे भारत, जापान, अमेरिका आदि देशों में। किंतु जहां शासक जनता द्वारा न तो चुने जाते हैं और न ही जनता उन्हें बदल सकती है, वे तानाशाही कार्यपालिका कहलाती है, जैसे इराक के अपदस्थ शासक सद्दाम, अरब देश, कुछ अफ्रीकी देश, पाकिस्तान आदि। कार्यपालिका के कार्य। कार्यपालिका का कार्य राज्य की उस इच्छा को कार्य रूप देना है जो व्यवस्थापन द्वारा कानूनों के रूप में व्यक्त की गई है। इस संबंध में जो कार्य शासन विभाग को करने पड़ते हैं वे निम्नलिखित हैं। 1. प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। कार्यपालिका का मुख्य कार्य देश का प्रशासन चलाना है जिससे आंतरिक शांति एवं कानून की व्यवस्था बनी रहे। ये व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यान्वित करती है। विशेष परिस्थितियों में यह अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करती है। राज्य के कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करती है तथा उनके कार्यों की देखभाल करती है। 2. विधि निर्माण संबंधी कार्य लेजिस्लेटिव फंक्शंस। कार्यपालिका किसी न किसी रूप में व्यवस्थापिका के साथ विधि निर्माण कार्य में सहयोग करती है। व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने और उसको स्थगित करने, संदेश भेजने, पुनः विचार के लिए विधेयकों को भेजने, विधेयकों का मसौदा तैयार करने, अध्यादेश जारी करने आदि विधायी कार्य कार्यपालिका करती है। अमेरिका में भी कार्यपालिका प्रधान को विधियों के संबंध में निषेधाधिकार वीटो पावर प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कार्यपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 3. वित्तीय कार्य फाइनेंशियल फंक्शंस। शासन का वार्षिक बजट बनाने का कार्य भी कार्यपालिका का है। राष्ट्रीय बजट बनाना, उसको व्यवस्थापिका से पास कराना तथा आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना आदि कार्य कार्यपालिका के मार्गदर्शन में होते हैं। कार्यपालिका का वित्त विभाग विभिन्न साधनों से आय प्राप्त करने तथा उसे व्यय करने के मर्दों पर विचार करता है। 4. न्यायिक कार्य जुडिशियल फंक्शंस। प्रायः प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। राज्याध्यक्ष को अपराधियों को क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है। 5. युद्ध व शांति मिलिट्री फंक्शंस। सामान्यतया राज्य की कार्यपालिका का प्रधान सेना के सभी अंगों के प्रधान के रूप में कार्य करता है। विदेशी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, प्रादेशिक अखंडता बनाए रखना व युद्ध का संचालन करना कार्यपालिका के अनिवार्य कार्य हैं। राज्य का प्रधान सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा पद विमुक्ति करता है। युद्ध के बाद शांति की वार्ताएं व शांति समझौता करने में भी कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 6. कूटनीतिक व वैदेशिक कार्य डिप्लोमैटिक फंक्शंस। इसके अंतर्गत विदेशी राजदूतों से भेंट, राजदूतों की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, व्यापारिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सभी प्रकार के समझौते आते हैं। यद्यपि व्यवस्थापिका विदेश नीति पर नियंत्रण रखती है किंतु वैदेशिक संबंधों के संचालन में गुप्तता, वैयक्तिक चातुर्य तथा विशेष क्षमता की आवश्यकता होती है जिसके कारण कार्यपालिका अधिक सुचारू रूप से क्षमतापूर्वक कार्य कर सकती है। 7. विविध कार्य मिसेलेनियस। उपर्युक्त अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालिका कुछ अन्य कार्य भी करती है, जैसे उपाधियों का वितरण, व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पेंशन या कोई अन्य आर्थिक अनुदान देना, निजी निगमों को वैधिक व्यक्तित्व प्रदान करना, विदेशियों को नागरिकता प्रदान करना आदि। आज के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप कार्यपालिका के कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। व्यवस्थापिका को पृष्ठभूमि में डालकर यह सरकार का सर्वोत्तम अंग बनता जा रहा है। कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि के कारण। वर्तमान युग में कार्यपालिका के अधिकारों में वृद्धि होने के मुख्य कारण निम्न हैं। 1. प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बढ़ना। आज संसदों का कार्यभार बहुत बढ़ गया है। संसद के पास समय का अभाव होता है। संसद सदस्यों की योग्यता भी सीमित होती है। अतः संसदें विधेयकों की केवल रूपरेखा आउटलाइन पारित कर देती हैं और विस्तार की बातों को कार्यपालिका के लिए छोड़ देती हैं। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। 2. लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का विकास, जिसके कारण राज्य समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा है। 3. नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी का चलाया जाना। 4. दलीय पद्धति संसदात्मक लोकतंत्र में बहुमत दल में समर्थन पर आधारित कार्यपालिका अधिनायकवादी शक्तियां ग्रहण कर सकती है। 5. व्यवस्थापिका के सदस्य अधिकतर अनुभवहीन और अयोग्य होते हैं। 6. आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य बहुत जटिल हो गया है। इसका संचालन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है जिसके कारण कार्यपालिका को सरकार के अन्य अंगों पर शक्ति प्राप्त हो जाती है।